वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की डायरी से। जैसा हम जानते हैं डायरी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें प्रतिदिन रोज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बीते हुए दिन के बारे में लिखते जाते हैं, उसी को हम डायरी कहते हैं। इसी तरह की एक डायरी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 के आसपास एक छोटी बच्ची ने, जिसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी, हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए, यानी नाज़ियों के अत्याचार से बचने के लिए एक यहूदी लड़की द्वारा लिखी गई एक ये डायरी है, जिसे लिखते समय उसे ये पता भी नहीं था कि आगे चल कर के उसकी ये डायरी इतनी मशहूर हो जाएगी। उस डायरी की वजह से उसका नाम साहित्य की दुनिया में या फिर इस दुनिया में अमर सा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी डायरी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, तो हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको बताते चलें कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाकर के आप पिछला चैप्टर्स और उस दूसरे क्लासेस की भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लगातार वीडियो चाहते हैं कि इस पर आपको लगातार वीडियो मिले, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने कोचिंग के ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है, इस चैप्टर में क्या है। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये इस पूरे चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। जैसा हम जानते हैं कि हर एक स्टोरी के पहले, हर एक चैप्टर में ये चीज़ होती है, बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। एनालीज मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। एलिजी मैरी फ्रैंक, 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। वो एक जर्मनी में जन्मी एक यहूदी लड़की थी। ठीक है, जूइश गर्ल का मतलब, जूइश का मतलब क्या होता है? यहूदी। ठीक, क्या होता है? यहूदी। और बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्मी। ठीक, ये यहूदी परिवार में जन्मी एक जर्मन लड़की थी। हु रोट, जिसने लिखा, वाइल इन हाइडिंग, जब वे छिपी हुई थी। ठीक है, ये हाइडिंग का मतलब क्या है? छिपा हुआ। विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड 4, और 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्तों के साथ। इन एम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स के जर्मन ऑक्यूपेशन हो जाने के बाद, यानी जर्मनी ने जब नीदरलैंड को अधिग्रहण कर लिया था, उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उनका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था, मूव कर गया था। आफ्टर द नाज़ीज़ गेन पावर, जब नाज़ी सत्ता में आए, जब नाज़ियों की हुकूमत स्थापित हो गई। इन जर्मनी में, जब जर्मनी में नाज़ियों की सत्ता स्थापित हो गई, तो ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग एम्स्टर्डम चले गए। बट, लेकिन, वर ट्रैप्ड, लेकिन वो फंस गए। ट्रैप्ड का मतलब क्या है? फंसना। ठीक, वो फंस गए। कहाँ फंस गए? व्हेन द नाज़ी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाज़ियों का कब्जा था। यहाँ पर ऑक्यूपेशन को हम क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशन का मतलब हम कहेंगे कब्जा। ठीक, जब नाज़ियों का कब्जा एक्सटेंडेड, फैल गया। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है? फैल गया। इनटू द नीदरलैंड्स में भी, तो वो लोग फंस गए जब नाज़ियों का कब्जा नीदरलैंड तक पहुँच गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, और जैसे जैसे यहूदी जनसंख्या का उत्पीड़न बढ़ने लगा। ठीक है, परसिक्यूशन का मतलब क्या है? उत्पीड़न। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? उत्पीड़न। ठीक है, जब जैसे जैसे यहूदियों का उत्पीड़न बढ़ता गया। द फैमिली वेंट इनटू, ये परिवार चला गया। इनटू द हाइडिंग, वो हाइडिंग में चला गया। ये परिवार क्या हो गया? अंडर कवर हो गया, ये अंडर ग्राउंड हो गया, जिसे हम हाइडिंग का मतलब कह सकते हैं भूमिगत। क्या कहेंगे हम इसे?
भूमिगत, ठीक है, या फिर गुप्त जगह रहने लगे। इन जुलाई 1942 1942 में, जुलाई के महीने में, इन हिडन रूम्स, छुपे हुए कमरों में, गुप्त कमरों में, इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उनके पिताजी के, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था, उनके ऑफिस के बिल्डिंग में ये लोग छिपकर रहने लगे। कौन लोग? 4 लोग और एनी फ्रैंक का परिवार, ठीक। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, इस ग्रुप को, इस समूह को धोखा दे दिया गया, ठीक है। बिट्रेड का मतलब क्या है? धोखा, ठीक है। बिट्रे का मतलब क्या होता है? धोखा देना, और बिट्रेड का मतलब धोखा दे दिया गया। एंड और ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, और इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब क्या होता है? कारा शिविर, ठीक। ये जेल जैसा होता है, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है जो राजनीतिक कैदी होते हैं, या फिर किसी ऐसे समूह को जिसे उत्पीड़ित, प्रताड़ित या फिर जिसकी हत्या करनी हो, इसलिए ये बनाया गया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के लिए नाजियों द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो इन्हें भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया? इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में भेज दिया गया। वेयर, जहाँ पर एनी डाइड ऑफ थाइफस, जहाँ पर थाइफस से एनी की मौत हो गई। इन बर्जन बेल्सन में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उसकी सिस्टर के कुछ ही दिन बाद, यानी उसकी पहले सिस्टर की डेथ हुई और उसी के कुछ दिन बाद एनी फ्रैंक की भी डेथ हो गई कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, ठीक। किससे मौत हो गई उनकी? उनकी मौत टाइफस से हो गई। मार्गो फ्रैंक कौन था? उनकी सिस्टर मार्गो फ्रैंक की डेथ हो गई। हर फादर ऑटो, उनके पिताजी जिनका नाम ऑटो था, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप के वो अकेले जीवित व्यक्ति थे। सर्वाइवर का मतलब क्या है? जीवित रहने वाला, बचा हुआ। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये युद्ध खत्म हो गया तो वो एम्स्टर्डम वापस चले गए। टू फाइंड दैट, उन्हें ये पता चला कि हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी यानी एनी फ्रैंक की डायरी बचा ली गई है, उसे सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। हैड बीन सेव्ड का मतलब क्या है? उसे सुरक्षित कर लिया गया है। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, वो इस बात से उन्हें सहमत किया गया, उन्हें मनाया गया। कन्विंस्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर उन्हें राज़ी किया गया, किस बात के लिए? कि इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये जो एनी फ्रैंक की डायरी है ये एक बहुत ही अद्वितीय रिकॉर्ड है। यूनिक का मतलब क्या है? अद्वितीय। ही टूक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने एक्शन लिया, यानी उन्होंने चाहा कि ये पब्लिश हो जाए। इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसका नाम हो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से इसे अंग्रेज़ी में प्रकाशित कर दिया जाए। इस बात को वो मान गए और उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक। किसने? एनी फ्रैंक के पिता ने, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द डायरी वॉज गिवेन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये जो डायरी थी 13वीं उनके जन्मदिन पर दिया गया था, ठीक है। 13th बर्थडे पर उन्हें एनी फ्रैंक को ये डायरी दी गई थी। एंड और क्रॉनिकल्स, और उसकी दिनांकबद्ध घटनाएं, द इवेंट्स, क्रॉनिकल्स द इवेंट्स का मतलब क्या है? उन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं को, बीते हुए दिनों को तारीख के हिसाब से, यानी जो पहले घटित हुई उससे पहले लिखा, यानी तारीख के क्रम में, दिनांक के क्रम में वो लिखती गई। ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के बारे में। फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से, अनटिल इट्स फाइनल एंट्री, जब तक कि इसकी आखिरी एंट्री नहीं हुई, ऑफ 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944 तक। इन्होंने 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक इन्होंने लिखा, ठीक है। इसकी जो लास्ट एंट्री थी, आखिरी जो पन्ना था जो लिखा हुआ था, वो 1 अगस्त 1944 का लिखा हुआ था, ठीक। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस, आखिरकार इसे ट्रांसलेट किया गया इसके ओरिजिनल डच भाषा से और दूसरी भाषाओं में, ठीक है। इवेंचुअली का मतलब क्या है? आखिरकार, अंत में। फाइनली इसे ट्रांसलेट किया गया। इसकी जो, ये किस में लिखी थी ओरिजिनली? ये लिखी थी डच भाषा में। इसे बहुत सी और भाषाओं में
ट्रांसलेट किया गया एंड और बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। ठीक, वाइडली रेड का मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली। ठीक, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सी फिल्में बनी, टेलीविज़न शोज़ बने एंड थ्रेटिकल प्रोडक्शंस, और थेरेटिकल प्रोडक्शंस भी हुए, थिएटर्स में भी इसे दिखाया गया एंड इवन एन ओपरा, और यहाँ तक कि इस पर एक ओपरा भी हुआ। बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर आधारित, इस डायरी को आधार बना करके बहुत सी फिल्में बनी, टेलीविज़न शोज़ हुए, थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुआ और यहाँ तक कि इस पर ओपरा भी किया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसे डिस्क्राइब किया गया, इसे बताया गया कि एज अ वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, कि ये एक बहुत ही समझदार और बहुत ही विचारशील मस्तिष्क का ये काम है। ठीक है, मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड का मतलब क्या है? इंसाइटफुल का मतलब जो बहुत ही विचारशील, बहुत ही समझदार सोच का हो, और मैच्योर का मतलब जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत समझदार हो। इस डायरी को इस कैटेगरी में रखा गया कि ये बहुत अच्छी है, बहुत समझदारी से लिखी गई है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और ये जो डायरी है ये देती है इंटीमेट एग्जामिनेशन, बहुत ही घनिष्ठ पड़ताल देती है रोज़मर्रा के जीवन के बारे में नाजियों के कब्ज़े के दौरान। नाजियों के कब्ज़े के दौरान ये डायरी बहुत ही क्लोज़, बहुत ही बारीकी से उस समय के दिनों को बताती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और इसी डायरी की वजह से एनी फ्रैंक बन गई सबसे ज़्यादा मशहूर। रिनाउंड का मतलब क्या है? फेमस। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? फेमस, बहुत ही मशहूर, एंड डिस्कस्ड, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाए, ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, जो होलोकॉस्ट घटित हुआ था, जो मास किलिंग हुई थी, जो मास्कर हुआ था। होलोकॉस्ट का मतलब जब यहूदियों को नाजी सेना द्वारा चुन चुन करके बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करके, प्रताड़ना देकर उन्हें मारा गया था, तो उसी को कहते हैं होलोकॉस्ट। ठीक है, विक्टिम का मतलब होता है मुक्तभोगी। ये होलोकॉस्ट की सबसे ज़्यादा मशहूर और जानी मानी ये उसकी विक्टिम बन गई। कौन? एनी फ्रैंक। किसकी वजह से? अपनी इस डायरी की वजह से। अगर उनकी डायरी सामने ना आती तो उनके बीते हुए समय को कोई ना जान पाता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो देखा कि ये बिफोर यू रीड का सेक्शन है, अभी ये डायरी शुरू नहीं हुई है, अभी इसके बारे में कुछ बताया जा रहा था कि ये चैप्टर कैसे है, इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, आपके अगले पेज पर देखेंगे, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डू यू कीप अ डायरी? क्या आप डायरी रखते हैं? गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कॉलम ए है, ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसको डिस्क्राइब करते हैं लिखी हुई चीज़ों को, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, यानी जो पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है उसे किस कैटेगरी में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। कैन यू मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शंस अंडर बी? क्या आप इसको मैच कर सकते हैं जो ये डिस्क्रिप्शन बी लिखा हुआ है। यू में लुक अप द टर्म्स इन अ डिक्शनरी इफ़ यू विश। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर है। जैसे देखते हैं हम, जनरल है, डायरी है, लॉग है, इसको आप आराम से नेट पे सर्च कीजिएगा और इसको आराम से पढ़िएगा। बताने का तो मैं आपको 1 सेकंड में इसे बता सकता हूँ, लेकिन ये आपका काम है, इसे आप सर्च कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको सिर्फ इसकी मीनिंग बता देता हूँ। अ बुक विथ अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे, ऐसी कोई बुक जिसका अलग पेज हो, अलग जगह हो हर एक दिन के लिए। इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जिसमें आप अपने विचारों को और अपने अनुभवों को लिखते हैं, और व्हाट हैज़ हैपन ऑन दैट डे, जो भी उस दिन घटित हुआ हो। तो अब हम जानते हैं कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक, और दूसरा है अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, जर्नी का पूरा रिकॉर्ड यानी यात्रा का पूरा विवरण। अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बारे में, और एन इवेंट या किसी घटना के बारे में, रिटन एवरी डे, जिसे
डेली लिखा जाता है। आजकल ये टर्म जो है वो बहुत प्रचलित है, बहुत आम बोलचाल की भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये चौथा है मेमोर। ठीक, ये ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। आपको मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनस ओन लाइफ, आदमी के पर्सनल अपने ज़िंदगी का कुछ रिकॉर्ड है। एंड एक्सपीरियंसेस, और ये एक्सपीरियंसेस है यूजुअली ए फेमस पर्सन, आमतौर पर ये मशहूर आदमी के बारे में होता है। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विथ टाइम्स एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल, ये रिकॉर्ड्स होते हैं घटनाओं के बारे में, समय के बारे में, समय और घटनाओं के एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, इसे ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये 4 चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसकी मीनिंग आप जाइए देखिए कि क्या होती है डायरी, क्या होता है जर्नल, क्या होता है मेमोर, ठीक, क्या होता है लॉग, इसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है हेयर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स की एंट्रीज़ हैं। यूज़ द डेफिनीशंस अबव, जो डेफिनीशन ऊपर दी गई हैं उसे इस्तेमाल करिए। टू डिसाइड, ये जानने के लिए, ये फैसला करने के लिए कि विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, कि किस तरह की जो एंट्रीज़ हैं जो नीचे लिखा हुआ है वो डायरी से है, और जर्नल वो जर्नल से है, लॉग से है, और या फिर मेमोर से है, उसको आपको पढ़ के करना है। तो इसकी फिर से मैं एक बार आपको मीनिंग बता दूंगा, आपको यहाँ पर बस उसका आंसर लिख देना है समझ करके। ठीक, नहीं आएगा तो आप इसको सर्च करके इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। पहला है आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट टू स्कॉल्डिंग फ्रॉम मम, मैं देर से उठा और तुरंत ही मेरी माता जी मुझे डांटने लगी। स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकाना। आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मेरा काम इसके बिना नहीं चल सकता। आई कांट हेल्प इट का मतलब क्या है? मैं इसके बिना नहीं रह सकता या मेरा काम इसके बिना नहीं चल सकता। हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस, मैं फीफा के वर्ल्ड कप मैचेस को कैसे मिस कर सकता हूँ। ये दूसरा है, इसमें टाइमिंग दी हुई है। वेन टू ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऑफिस गया। हैड लंच विथ चेयरमैन, चेयरमैन के साथ लंच किया। रिसीव राहुल एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से राहुल को रिसीव किया। डिनर एट होम, और मैंने डिनर किया घर पर। तो ये सब आप बता ही सकते हैं कि यहाँ पर डायरी आएगा, लॉग आएगा, मेमोर आएगा, या फिर जर्नल आएगा, क्या आएगा। ये तीसरा है द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, जो सवारी थी, जो राइड था, यानी बाइक चला के गए होंगे ऊटी के लिए, वॉज इवेंटफुल, ये अनइवेंटफुल, ये बहुत मज़ेदार नहीं था। ठीक है, अनइंस्पायरिंग था। अनइवेंटफुल का मतलब क्या है? बहुत अच्छा नहीं था। वी रेस्टेड फॉर ए वाइल, हमने कुछ देर आराम किया। एवरी 50 किलोमीटर और सो, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास हम हर जगह रुके। एंड यूज़ द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप, और हमने अपने समय का इस्तेमाल किया जो बहुत ही शानदार दृश्य वहाँ पर नज़र आ रहा था उसे कैप्चर करने के लिए। विथ माई हैंडी कैम, अपने हैंडी कैम से। फ्रॉम ऊटी, ऊटी से वी वेंट ऑन टू बेंगलोर, हम बेंगलोर चले गए। व्हाट अ कंट्रास्ट, कितना विरोधाभास था, कितना यहाँ पर उल्टी चीज़ थी। द नॉइज़ एंड पोल्यूशन ऑफ दिस वंस ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट, यहाँ पर जो नॉइस, शोर था और जो यहाँ प्रदूषण था इस एक समय के बहुत ही सुंदर सिटी का, वंस ब्यूटीफुल सिटी का मतलब क्या है? ये कभी बहुत सुंदर सिटी रही होगी, उसके लिए है। रियली ब्रोक माई हार्ट, सच में इसने मेरा हृदय तोड़ दिया, यानी यहाँ का जो शोर शराबा था, प्रदूषण देख करके मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। ठीक, अगला है, देखते हैं। दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी, कुछ इस तरह राज कपूर ने मुझे पाया। ऑल वेट एंड रेग्ड आउटसाइड आरके स्टूडियोज़, मैं बिल्कुल भीगा हुआ और चिथड़ों में, यानी रेग का मतलब क्या है? फटे पुराने कपड़ों में, और वेट का मतलब गीला भीगा, आरके स्टूडियोज़ के बाहर था। ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर ए स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर, इसी तरह वो कुछ ढूंढ रहे थे अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल देने के लिए। उस फिल्म का नाम क्या था? मेरा नाम जोकर। एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट, और उन्होंने मुझे देखते ही मुझे कास्ट कर लिया, उन्होंने मुझे तुरंत रोल दे दिया। द रेस्ट एज दे से, और लोग कहते हैं कि ये इज़ हिस्ट्री, अब ये बस इतिहास ही रह गया। ठीक है, तो इसमें ये कोई फीमेल एक्टर भी हो सकती है, एक्ट्रेस हो सकती है, और कोई फीमेल एक्टर भी हो सकता है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सर बताने में अगर आपको बताएंगे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें ये वीडियो लंबी होगी, आप भी इसे सर्च कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपकी ये वीडियो शुरू होती है। ठीक, उन्होंने क्या डायरी में लिखा था, अब वहाँ पर हम इसे देखेंगे। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। राइटिंग अ डायरी, डायरी लिखना, इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये बड़ा ही अजीब अनुभव होता है। ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं अजीब या फिर बहुत विचित्र, और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। फॉर समवन लाइक मी, मेरी तरह किसी आदमी के लिए, मेरी तरह किसी आदमी के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि इसके पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज, इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स टू मी दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन, बाद में, नीदर आई नॉर एनी वन एल्स, ना ही मैं और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, विल बी इंटरेस्टेड का मतलब क्या है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। इन द म्यूजिंग्स, चिंतन में, ठीक है, विचार में या फिर सोच में। म्यूजिंग का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं सोच, कि ऐसी लिखावट या ऐसी सोच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा एक स्कूल जाने वाली 13 साल की लड़की की। ठीक, कोई भी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के चिंतन में, उसके सोच में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था लिखने का। ओह वेल, ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन लिखने को करता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे यहाँ तक कि और ज़्यादा ज़रूरत भी है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने मन की सारी बातें निकाल दूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है किस चीज़ की, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ, कि मैं अपनी मन की सारी चीज़ें निकाल दूँ। माई चेस्ट, चेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, माइंड, हम कहेंगे इसे माइंड या फिर दिमाग। अपने दिमाग में जो भी है मैं उसे लिख दूँ, उसे बाहर निकाल दूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कागज़ में लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ किसी और से कह दें तो वो अपना धैर्य खोकर दूसरे को बता देंगे, लेकिन अगर आप पेपर में लिखें तो उसमें ज़्यादा धैर्य होता है, वो किसी से कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं ये कहने को मेरे मन में आया, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड, थोड़ा सा मायूस महसूस कर रही थी। ठीक है, डिप्रेस्ड का मतलब क्या है, मायूस। ठीक, थोड़ा सा मैं उदास, थोड़ा सा मैं मायूस महसूस कर रही थी, तब मेरे मन में ऐसा कुछ लिखने को आया। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं बैठी हुई थी, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथ में अपने चिन को लेकर के, यानी अपनी हथेली पर चिन को लगा करके मैं बैठी हुई थी, तब मुझे ऐसा कुछ ख्याल आया। बोर्ड एंड लिस्टलेस, और उस वक्त मैं बहुत बोर हो रही थी और मेरा कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा था। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, लिस्टलेस कैसे, तो मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी। ठीक, तो ऐसा मुझे लग रहा था। वॉन्डरिंग, और मैं सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं यहीं रुकूं या फिर बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड, मैं अंततः वहाँ रुकी। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ पर मैं थोड़ा एजिटेटेड फील कर रही थी, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। ब्रूडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ हम कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा बेचैन, शांत बैठी हुई थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ ज़रूर, कागज़ में ज़्यादा ही धैर्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंड सिंस, और तब से, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि कोई दूसरा इसे पढ़ ले। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस मजबूत पीठ वाली नोटबुक को, स्टिफ बैग का मतलब क्या है, स्टिफ का मतलब ऐसे होता है कड़ा। ठीक है, बैग का मतलब हम कह सकते हैं जिसकी
पीठ मजबूत हो या फिर बैक मजबूत हो। लेकिन यहाँ पर हम इसे ये भी कह सकते हैं, स्टिफ बैक का मतलब जो बहुत मजबूत हो, जो दृढ़ता से आपका साथ दे, हम उसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटबुक को ग्रैंडली रिफर्ड, जिसे मैं बहुत बड़प्पन के साथ मैं जिसका जिक्र करती हूँ, टू एज अ डायरी, जिसे मैं बहुत बड़प्पन के साथ जिक्र करते हुए जिसे मैं डायरी कहती हूँ। अनलेस आई शुड हैव एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मेरे पास कोई मेरा सच्चा दोस्त ना आ जाए, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये कहती हैं कि मैं इस अपने बुक को बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करूँगी कि कोई इसे पढ़ ले, जब तक कि मुझे कोई मेरा वास्तविक दोस्त ना मिल जाए, सच्चा दोस्त ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी मुझे दोस्त मिले सच्चा ना मिले, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। ये जो मेरी डायरी है, इसमें मैं हर चीज़ लिखती रहूँगी। जब भी कभी मुझे कोई मेरा नया दोस्त मिलेगा, सच्चा दोस्त मिलेगा, मैं उसे इसे पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। उससे पहले मैं ये किसी को नहीं दे सकती। कहने का मतलब ये है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पर वापस आ गई हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे उत्तेजित किया, जिसने मुझे उकसाया। प्रॉम्प्टेड का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, उकसाया, मुझे बढ़ावा दिया। टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं सबसे पहले एक डायरी रखूँ। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या है, सबसे पहले। ठीक, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास दोस्त नहीं है, यानी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। इस बात ने मुझे उकसाया, मुझे उत्साहित किया, मुझे बढ़ावा दिया कि सबसे पहले मैं एक डायरी लिखूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और सफाई से इस बात को कहने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, क्योंकि, यहाँ पर सिंस का मतलब क्या है, बिकॉज, क्योंकि। ठीक, क्योंकि नो वन विल बिलीव दैट, कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अ 13-year-old गर्ल, कि एक 13 वर्ष की लड़की, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि ये 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। ठीक है, कम्प्लीटली अलोन का मतलब क्या है, बिल्कुल अकेली। आई एम नॉट, ऐसा नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे प्रेम करने वाले मेरे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16 वर्ष की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि मेरे पास लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्रेम करने वाली चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस, नहीं, ऑन द सरफेस, सतह पर। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सतह पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरा एक सच्चा दोस्त छोड़ करके मेरे पास सब कुछ है, बाहर से देखने से ऐसा ही लगता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, के सिवा। ठीक, के सिवा या फिर के अलावा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऑल आई थिंक अबाउट, जो भी मैं सोचती हूँ, जो कुछ मैं सोचती हूँ। व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस यही सोचती हूँ। इज़ हैविंग अ गुड टाइम, कि हमारा समय अच्छे से बीत जाए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट, मैं अपने आप को वहाँ तक नहीं ला सकती, यानी मैं अपनी बात नहीं कह सकती। एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिवाय उन रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों के, रोज़मर्रा के साधारण चीज़ों के सिवा और मैं उनसे कोई बात नहीं कह पाती। यहाँ पर बट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट। ठीक, जो भी हमने पिछले पेज में देखा था, एक्सेप्ट मतलब के सिवा। ठीक, के सिवा, क्या सिवा, कि सिर्फ ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, साधारण रोज़मर्रा की चीज़ों के सिवा मैं उनसे और भी कोई बात नहीं कर सकती। ठीक, ऐसा है इसका मतलब। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा नहीं लगता कि हम और करीब आ जाएंगे और करीब हो पाएंगे।
एंड और दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि इसमें मेरी कमी हो, मेरी खराबी हो। ठीक है, फॉल्ट का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कमी या फिर कह सकते हैं खराबी। दैट कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अपनी व्यक्तिगत बातें साझा नहीं करते। ठीक, कन्फाइड इन का मतलब क्या है, किसी को बहुत घनिष्ठ समझ करके अपनी बातें बताना, उसे हम कह सकते हैं कन्फाइड इन। तो मैं किसी से भी अपने अंदर की बात नहीं बता पाती। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ तो चाहती हूँ कि बस हमारा समय अच्छे से कट जाए। मैं कोई बहुत प्राइवेट बात उनसे नहीं कर पाती हूँ, यही समस्या है, और हो सकता है कि इसमें मेरी ही कमी हो। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट नाउ हाउ थिंग्स आर, हर मामले में बस यही हाल है। ठीक है, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर का मतलब क्या है कि यही केस है हर मामले में। एंड और अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य रूप से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये सब बदलने वाला भी नहीं है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इस वजह से मैंने डायरी लिखनी शुरू की है। ठीक, तो इसमें हमने समझ लिया कि एनी फ्रैंक ने डायरी लिखनी क्यों शुरू की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टू एनहेंस द इमेज, उस तस्वीर को और बड़ा करने के लिए, एनहेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, बड़ा करने के लिए, उस तस्वीर को, किसकी तस्वीर को, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, काफ़ी लंबे समय से जिस दोस्त का इंतज़ार था, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, मेरी कल्पना में जिस मेरे दोस्त के आने का इंतज़ार था, उसकी तस्वीर और बड़ी करने के लिए, उसकी इमेज और बढ़ाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती। जॉट डाउन का मतलब क्या है, राइट। ठीक, लिखना, मैं लिखना नहीं चाहती। द फैक्ट्स इन दिस डायरी, उन तथ्यों को इन डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक, बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी डायरी है वो मेरी दोस्त बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को, इस दोस्त को, इस मित्र को अब मैं किटी कहकर पुकारूंगी। इसे, अपनी डायरी को एनी फ्रैंक ने क्या नाम दिया, उसे नाम दिया किटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आपका ये जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जो है, हम देख सकते हैं ये है कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसको बाद में करा दिया जाएगा, जब क्वेश्चन आंसर हम कराना शुरू करेंगे तो उसे लिख करके हर चीज़ उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके उसको भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ। सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।